चलो ठीक है, हम लोग ओशन टेम्परेचर पढ़ते हैं। टेम्परेचर समुद्री जल का तापमान, ये है। हम लोगों को आज पढ़ना है समुद्री जल का तापमान, ये हमारी टॉपिक है। समुद्री जल के तापमान को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है समुद्र विज्ञान पढ़ने से पहले। ओशनोग्राफी में जितने भी टॉपिक हैं उन सबको अगर पढ़ना है तो आपको सबसे पहले उसके टेम्परेचर पढ़ना है ना, उसकी सैलिनिटी पढ़नी है, उसमें धाराएं पढ़नी है ना, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो तापमान हमें आ जाता है, उसमें तापमान किस तरीके से वैरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ कम हो रहा है, कहाँ ज़्यादा हो रहा है, किस सीजन में कम हो रहा है, किस सीजन में ज़्यादा हो रहा है, ये सब चीज़ें हमें जानना होगा। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि समुद्र के जो जल है उसका तापमान, उसको तापमान मिलता कहाँ से, उसका टेम्परेचर कहाँ से इंक्रीज हो रहा है या कहाँ से उसको एनर्जी मिल रही है। तो हमें सबसे पहले पढ़ना होगा सोर्स, है ना, स्रोत। समुद्री जल में जो तापमान बढ़ता है उसका स्रोत कहाँ से। तो पहला स्रोत होगा इंसोलेशन, या इसको कह सकते हैं सूर्यातप। समुद्री जल के तापमान के लिए सबसे प्रमुख सोर्स है वो है सूर्य की रोशनी या सूर्यातप, है ना, या इंसोलेशन, वही प्राइमरी सोर्स है। इसके अलावा बहुत कम मात्रा में, गौण मात्रा में कुछ चीज़ें और भी हैं जो इसके लिए उत्तरदायी हो सकती हैं। जैसे एक होता है प्रेशर, है ना, यानी दाब। प्रेशर हो गया, दाब हो गया। होता क्या है कि समुद्र में बहुत गहराई तक पानी भरा होता है ना, तो प्रेशर नीचे बहुत पड़ता है और प्रेशर की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं है दाब का। तो इसलिए जो है, जो मेन कारक है वो मेन कारक है सूर्यातप और बहुत गौण मात्रा में दाब है। और तीसरे नंबर पे आप रख सकते हैं जो है ज्वालामुखी क्रियाएं, है ना, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, है ना, ज्वालामुखी। ये हो गई, मतलब ये कि समुद्रों में कई इलाकों में ज्वालामुखी क्रियाएं होती रहती हैं। समुद्र की तली पे भी वैसे ही होती है जैसे स्थलीय सतहों पे होती है ना। आप देखते होंगे कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग के द्वारा जो है मिड अटलांटिक कटक के साथ साथ बहुत पूरे अटलांटिक महासागर में ज्वालामुखी क्रिया होती रहती है, वहाँ मैग्मा निकलता रहता है लगातार, फिशर इरप्शन के द्वारा मैग्मा लगातार निकलता रहता है ना। तो बहुत बड़ी मात्रा में समुद्र की जो है तली में मैग्मा निकलता रहता है। और इसके अलावा कई जगहों पे जो है कन्वर्जेंट प्लेटें पाई जाती हैं, वहाँ भी मैग्मा निकलता रहता है। तो ज्वालामुखी क्रियाओं में जो मैग्मा निकलता है वो ऊपर आके लावा हो जाता है और वो बहुत गर्म होता है ना, आप देखते होंगे लाल लाल रहता है। तो उससे क्या होता है कि वो जो है समुद्र के जल के तापमान को इंक्रीज करता है उस इलाके में। हालांकि ये लोकली काम करता है, लेकिन कभी कभी ज्वालामुखी क्रियाएं बहुत बड़े स्तर पे होती है। जैसे मिड अटलांटिक कटक जो है पूरा अटलांटिक महासागर के अटलांटिक नॉर्थ से साउथ तक पूरा फैला हुआ है और पूरे में ज्वालामुखी क्रिया एक्टिविटी चलती रहती है। तो उस इलाके का टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तो ज्वालामुखी क्रियाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसके अलावा जो पृथ्वी है उसका आंतरिक भाग भी गर्म है ना। तो टेम्परेचर जब अंदर ज़्यादा है तो धीरे धीरे रेडिएट करके बाहर आता है और बाहर आकर के जो है समुद्री सतह के नीचे जल्दी पहुंचता है, क्योंकि वो जो है एस्टेनोस्फीयर के काफ़ी करीब है। जो आप देखेंगे कि जो सागरीय सतह के जो नीचे जो प्लेट है उसकी मोटाई कम और स्थलीय सतह की मोटाई ज़्यादा है। तो सागरीय सतह के नीचे टेम्परेचर जल्दी नीचे से पहुंचेगा, तो इससे भी टेम्परेचर थोड़ा बहुत इंक्रीज करता है। यद्यपि समुद्री जल के तापमान के बढ़ने के पीछे जो सबसे मेन कारक है वो सूर्यातप, इंसोलेशन, है ना। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखो कुछ चीज़ें और बताते हैं, देखा जाए कि समुद्र के जल का जो कैरेक्टर होता है वो भी थोड़ा थोड़ा प्रभावित करता है।
होता क्या है, जो जल है वो स्थल से थोड़ा अलग व्यवहार करता है। जल और स्थल के हीटिंग में अंतर होने के पीछे कुछ कारण होते हैं, है ना। क्योंकि जल मान लो भरा हुआ है ऐसे, तो जल में मूवमेंट हो सकता है, वो इधर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है ना। जबकि स्थल जहाँ है वहीं है ना। तो जब ये चल सकता है तो यहाँ के टेम्परेचर को इधर पहुँचा सकता है, इधर के टेम्परेचर को नीचे पहुँचा सकता है, नीचे के कम टेम्परेचर को ऊपर पहुँचा सकता है ना। तो पानी अपने मूविंग फॉर्म में है, तो उससे क्या होता है कि उसका जो है समुद्री इलाके में जो है टेम्परेचर का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है। तो इसलिए जो है स्थल की अपेक्षा यहाँ पर अलग व्यवहार होता है टेम्परेचर का। इसके साथ साथ जो जल है उसका विशिष्ट ऊष्मा भी अधिक होती है ना। तो इसमें कुछ कारण है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा यह है अधिक, है ना। इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। किसी भी वस्तु के गर्म होने और उसके तापमान बढ़ने में विशिष्ट ऊष्मा का बड़ा योगदान होता है ना। अगर विशिष्ट ऊष्मा कम है तो वस्तु जल्दी गर्म हो जाएगी और जल्दी ठंडी भी हो जाएगी, और अगर विशिष्ट ऊष्मा अधिक है तो वो वस्तु धीरे धीरे गर्म होगी और धीरे धीरे ठंडी होगी, है ना। तो ये है विशिष्ट ऊष्मा। ऐसा माना जाता है कि पानी का तापमान जो विशिष्ट ऊष्मा होती है बहुत ज़्यादा होने के कारण वो धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। स्थलीय भाग की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, इसीलिए वो फट से गर्म हो जाता है और फट से ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से जो है जल का व्यवहार विशिष्ट ऊष्मा के कारण अलग होता है। दूसरी बात यह है कि इसमें होती है पारगम्यता। पारगम्यता होती है, परमेबिलिटी होती है ना। तो परमेबिलिटी अधिक होने की वजह से क्या होता है कि समुद्र की जो ये समुद्र की सतह है ऊपर वाली, उस पर सूर्य की रोशनी पड़ी तो पड़ने के बाद यही नहीं रह जाएगी, वो अंदर भी एंटर कर जाएगी, है ना। आप देखते होंगे कि जो समुद्र का जल है या कोई भी जल है वो पारदर्शी होता है। तो सूर्य की रोशनी जब आएगी तो कुछ मीटर अंदर तक चली जाएगी, है ना। तो वो ऊपर भी गर्म करेगा, नीचे भी गर्म करेगी, वही रेज, है ना। तो इससे परमेबिलिटी होने से जो है ऊपर की सतह बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगी, उसका कुछ टेम्परेचर का भाग अंदर भी चला जाएगा, है ना। और जबकि जो सतही भाग है, सतही भाग के साथ क्या होता है, सूर्य की रोशनी ऐसे आई तो ये केवल यही पहुंची, खत्म, है ना। यही इसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, उसका प्रभाव नीचे बहुत कम पहुंचेगा, है ना। लेकिन ऊपरी सतह खूब तेज गर्म हो जाएगी और टेम्परेचर तेज से बढ़ जाएगा। और वही इसके विपरीत यहाँ पर जलीय सतह पे क्या होगा, सूर्य की रोशनी आएगी, कुछ ऊपर गर्म करेगी, कुछ नीचे भी गर्म करेगी। ये मानते हैं कि ऊपर ज़्यादा प्रभाव रहेगा लेकिन अंदर भी जाएगा, इसलिए जो है ये अंदर और ऊपर दोनों गर्म होगी। इसकी कुछ मोटी लेयर जो है अपने आप को एक साथ गर्म करेगी और उससे क्या होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, अचानक नहीं बढ़ेगा, है ना। तो ये भी है, पारगम्यता भी है ना। और इसमें जो है चलो ठीक है, तो ये सब कारण है जो है ना। एक हाँ लास्ट का हम तीसरा कारण जो बता रहे थे, हाँ बेटा, विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। विशिष्ट ऊष्मा वो ऊष्मा होती है जो किसी भी पदार्थ के जो है एक निश्चित इकाई मात्रा में के भार को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है। मानी किसी पदार्थ के जो टेम्परेचर है वो किसी लेवल पे है, उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ाना है। तो अलग अलग चीजों को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए अलग अलग मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, है ना। कोई चीज जल्दी गर्म हो जाएगी, कम ऊर्जा देके तुरंत गर्म हो जाएगी ज्यादा, है ना। स्टील है जल्दी गर्म हो जाएगी, है ना। तो जैसे स्टील का तवा आप रखते हैं, फट से गर्म नहीं हो जाता है। पानी है धीरे धीरे गर्म होगा। जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होगी उसको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए, है ना। और जिसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होगी उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, है ना। चूंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है इसलिए उससे अधिक ऊर्जा लगती है उसके तापमान को बढ़ाने के लिए, इसीलिए उसे गर्म करने में समय ज़्यादा लगता है। और जो ये विशिष्ट ऊष्मा अधिक वाली वस्तुएं हैं वो जब एक बार गर्म हो जाएंगी तो वो जल्दी ठंडी भी नहीं होंगी, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर ज़्यादा ऊर्जा को होल्ड कर रखा है और उस ऊर्जा को निकलने में समय लगेगा, इसीलिए वो धीरे 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 ठंडी होगी, है ना। इस बात को समझ रहे हो, उसके अंदर ऊर्जा ज़्यादा समाहित है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जो टेम्परेचर है किसी वस्तु का बढ़ना वो उसके विशिष्ट ऊष्मा पे डिपेंड करता है ना। ये जरूरी नहीं कि एक निश्चित मात्रा में टेम्परेचर दें या ऊर्जा दें
किसी वस्तु को, तो हर वस्तु का तापमान उतना ही बढ़ेगा, तो सबका बराबर नहीं बढ़ेगा, वो विशिष्ट ऊष्मा पे डिपेंड करता है ना। तो इस तरीके से ये है जो है कारण। बाकी इसके बारे में घर पे जाके और सर्च कर लेना, है ना, स्पेसिफिक हीट के बारे में और सर्च कर लेना, तो इसका पूरा करेक्टर पता चलेगा। फिजिक्स में ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। चलो आगे, पारगम्यता हो गई, है ना। और इसके अलावा विकिरण, ये भी इसका एक कारण बनता है ना। जब विकिरण होता है तो ये पता है आप लोगों, हम ये बताए थे यहाँ पर, ये रेडिएशन है, ये इसके अंदर एंटर कर गया, है ना, अंदर एंटर कर गया, काफी अंदर गहराई तक गया, तो इससे जो है टेम्परेचर केवल ऊपर ही नहीं बढ़ा, अंदर भी बढ़ा, है ना। ऊपर बहुत नहीं बढ़ा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अंदर तक गया, तो एक मोटे लेयर की जो है टेम्परेचर बढ़ा, तो धीरे धीरे बढ़ा, है ना। और ये नीचे तक चूंकि गर्म है तो ठंडी भी होगी, तो धीरे धीरे ठंडी होगी, है ना। तो ये भी एक कारण हो जाता है। तो इस तरीके से जो है जल का जो तापमान है वो कई कारकों पे डिपेंड करता है, और उसी वजह से स्थल की अपेक्षा वहाँ पर गर्म होना और ठंडे होने की जो प्रक्रिया है उससे डिफरेंट होती है। और असल में क्या होता है, वो धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। यही मेन मैटर है, समझना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं ये कि समुद्री जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से। तो आप लोग एक हेडिंग डालो, है ना, एक हेडिंग ये डालो जो है कि समुद्री जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। समुद्री जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये हो गया आपकी नेक्स्ट चेन। अब इन कारकों में हम लोग देखते हैं कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहला कारक हम लोग देखते हैं, जो सबसे मेन काज है, वो है आपतन कोण। आपतन कोण इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब जो सूर्य की किरणें आती हैं वो सीधी पड़ रही हैं कि तिरछी पड़ रही हैं। अगर वो सीधी पड़ेगी तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, अगर वो तिरछी पड़ेगी तो इम्पैक्ट कम होगा। और उसको हम समझ सकते हैं इस तरीके से, ये मान लीजिए कोई सतह है और इस सतह पे सूर्य की कोई किरण ऐसे आ रही है ना। तो जब आएगी तो वो इतने एरिया को कवर करेगी, सीधी अगर आएगी इतने ही किरण की मात्रा अगर सीधी आ रही है तो इस पोर्शन को कवर करेगी, है ना। लेकिन अगर कोई किरण तिरछी आ रही है उतनी ही मात्रा, तो इतनी एरिया को कवर करेगी, है ना। ये मात्रा उतनी ही है, लेकिन कवरेज एरिया यहां से लेके यहां तक बढ़ गया। ठीक है, मतलब ये है कि सीधी किरणें कम क्षेत्र में पड़ेंगी, है ना। जब वो कम क्षेत्र में पड़ेंगी तो उनका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, है ना। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, कभी आप टॉर्च लिए होंगे रात में और दीवार पे जलाए होंगे, तो सीधा जब जलाएंगे तो कम क्षेत्र में पड़ेगा वो, और उससे उजाला ज्यादा होगा, है ना। और वहीं जब कहीं तिरछे जलाइए तो बड़ी एरिया को लाइट करेगा और उसका इम्पैक्ट लेकिन कम हो जाएगा, है ना, इम्पैक्ट कम हो जाएगा। तो ऊर्जा की इतनी ही मात्रा, ये जो लाइट है ये ऊर्जा है, एनर्जी है ना। तो एनर्जी की जो इतनी मात्रा आ रही है वो जब कम एरिया में पड़ेगी तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएगी, और ऊर्जा की उतनी ही मात्रा जब बड़े एरिया में पड़ेगी तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा, है ना। अब ये यहां से लेकर यहां तक का एरिया गर्म कर रही है ना, तो कम हो जाएगा उसका प्रभाव। अब ये देखो कि इसका इम्पैक्ट किस तरीके से होता है। मान लो ये अपनी पृथ्वी है और ये है सन, ये है सन और ये है अर्थ। इस अर्थ पे जो इक्वेटर है उस पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं,
और इक्वेटर के आसपास भी सीधी पड़ रही है ना। 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ट्रॉपिकल रीजन है, वहां पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और जब सीधी पड़ती हैं तो उसका इम्पैक्ट अधिक होता है, वो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाती है। यही किरणें जब ध्रुवों पे जाती हैं तो वो तिरछी हो जाती हैं। इसके पीछे दो रीजन है। पहली बात तो वो तिरछी जाती हैं, दूसरा रीजन है पृथ्वी कर्व है ना यहाँ पर। तो ये यहाँ पर सीधा सीधा समझ में आ रहा है और यहाँ ये ऐसी तिरछी हो जा रही है। तो इसकी सतह जो होती है कर्व होने की वजह से ये सूर्य की किरणें जो होती हैं वो बड़े एरिया में पड़ती हैं, उतनी ही मात्रा में। मतलब इतना यहाँ पर कवर कर रहा है और उसी इतना ही छोड़े तो बड़ा एरिया कवर करेगा, ध्रुवों से लेकर यहाँ तक का एरिया कवर कर लेगा। तो उससे क्या होगा, उसका इम्पैक्ट ध्रुवों की तरफ कम हो जाएगा, है ना। इसी वजह से क्या होता है कि विषुवत रेखा से जब हम पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर में कमी आती है, क्योंकि प्राप्त होने वाले सूर्यताप की मात्रा में कमी आती है। और वजह यही रहती है कि सूर्य की किरणें ध्रुवों की तरफ तिरछी हो जाती है ना। उसका जो आपतन कोण है वो घटता चला जाता है। यहाँ पर मान लो 90 डिग्री है और यहाँ 45 डिग्री या 30 डिग्री, है ना। और ध्रुवों पे जाएंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा अपना जो सूरज है ऊपर कभी जा ही नहीं रहा, ऐसा नीचे दिख रहेगा, मतलब बिल्कुल क्षितिज पे दिखेगा, है ना। तो इस तरीके से जो है ध्रुवों पे इसीलिए टेम्परेचर कम हो जाता है ना। आपको दिन भर सूरज निकला हुआ दिखाई देगा लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। रीजन यही है कि उसका इम्पैक्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है ना, क्योंकि वो तिरछा होता है। अच्छा, एक बात ये भी है जो आपतन कोण है एक और तरीके से भी प्रभावित करता है। इस तरीके से प्रभावित करता ही है, इसमें एटमॉस्फेयर का भी एंगल ऐड हो जाता है ना। पर्यावरण जो होता है वो किस तरीके से इसको प्रभावित करता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें मान लीजिए पृथ्वी है और उसके चारों तरफ पर्यावरण इसको घेरा हुआ है ना, चारों तरफ से। अब क्या होगा कि जो पर्यावरण होता है वो 2-3 तरीकों से जो है ऊर्जा का नुकसान करता है, एनर्जी लॉस करता है। जो सूर्य की रोशनी आ रही है उसको पहली बात तो वो अवशोषित कर देता है, अवशोषण कर रहा है उसका। दूसरा, उसका परावर्तन कर दे रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है। परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन कर रहा है, वापस लौटा दे रहा है। और तीसरा, प्रकीर्णन कर रहा है। ये 3 प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिसके द्वारा एटमॉस्फेयर जो है सूर्यताप को इम्पैक्ट लेस बना देता है। ये 3 प्रक्रियाएं ऐसी हैं, मतलब अवशोषण, है ना, और परावर्तन और जो है प्रकीर्णन, है ना, स्कैटरिंग उसको कहते हैं, स्कैटरिंग। तो अवशोषण कैसे होता है? एटमॉस्फेयर में बहुत सारे कण मौजूद होते हैं, उसमें धूल के कण होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, तमाम इंडस्ट्रीज के जो कालिक निकलती है सूट कहते हैं, वो बहुत महीन महीन कण एटमॉस्फेयर में जाके ऊपर लटके रहते हैं हमेशा। इसके अलावा बहुत सारी गैसेज होती हैं, गैसों के मालिक्यूल होते हैं, और वाटर वेपर होता है यानी जलवाष्प होता है। ये सब क्या करते हैं, ये इन तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा जो है सूर्य की ऊष्मा का लॉस करते हैं, है ना। एब्जॉर्प्शन करते हैं तो क्या होता है, अवशोषण करके अपना टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं। जब वो अपना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें ऊर्जा कम हो जाएगी, वो नीचे आएगी तो उसमें उसका प्रभाव कम हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से कुछ बड़े कण हैं, अगर कणों की आकार बड़ा है तो सूर्य की रोशनी आई और उस कण पे पड़ी और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई, है ना। ऐसा भी तो होता है, कण है और वो उनके मार्ग में पड़ गए, वापस लौट के चले गए। अब जब लौट के वापस चले गए तो नीचे नहीं आ पाए, कम हो गए। इसी प्रकार से अगर कण का आकार बहुत छोटा है तो क्या करेंगे, वो लौटाएंगे नहीं, वो इधर उधर बिखेर देंगे, है ना, स्कैटरिंग कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन, ये 3 प्रक्रियाओं के द्वारा जो है एटमॉस्फेयर जो है इंसोलेशन का लॉस करता है। अब हम देखते हैं कि विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणों को कब मोटी परत को पार करना होता है ना, क्योंकि सूर्य की रोशनी जब सीधी आएगी, अगर इतना चौड़ा एटमॉस्फेयर है तो उतना ही पार करना पड़ेगा। लेकिन वही ध्रुवों पे जब जाएगी तो तिरछी जाएगी, तो उसको एटमॉस्फेयर में ज़्यादा लंबा ट्रेवल करना पड़ेगा। और जब ज़्यादा लंबा ट्रेवल करना पड़ेगा तो उससे क्या होगा नुकसान, कि उससे लॉस ज़्यादा होगा इन तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा। और जब ज़्यादा लॉस होगा तो इम्पैक्ट कम हो जाएगा। इसीलिए विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जो है इम्पैक्ट कम हो जाता है ना। तो ये जो आपतन कोण है ये बहुत प्रमुख कारण है इसके जो है
वितरण का। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर इसी वजह से टेम्परेचर कम होता चला जाता है। आप देखेंगे कि ध्रुवों पे वर्ष भर टेम्परेचर कम ही बना रहता है, थोड़ा बहुत उसमें फ्लक्चुएशन होता है ना, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के माध्यम से, है ना, लेकिन यह है कि कम रहता है। और विषुवत रेखीय क्षेत्र, मैं विषुवत रेखा बोल रहा हूँ क्या, ध्रुव क्षेत्र की बात कर रहा हूँ ना, कम टेम्परेचर ध्रुवों पे होता है। वहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री से -45 डिग्री तक वैरी करता है ना, जबकि विषुवत रेखा पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा घटता बढ़ता नहीं है। यहाँ पर 20 से लेकर के 25-27 तक के आसपास वैरी करता है। तो इस तरीके से टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलता है। अब और कारणों में अगर बात की जाए तो कौन से कारण हो सकते हैं? एक हो रहा है आपतन कोण, ठीक है। आपतन कोण के बाद हम देख लेते हैं जो है, कारण तो कई सारे हैं, लेकिन जो दूसरे कारण बताने होंगे उसके लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम बनाने के लिए लाइट होनी चाहिए। लाइट आप ही कहिए। एक कारण होता है स्थल एवं जल का वितरण, है ना, लैंड और वाटर एरिया, जो सरफेस एरिया है उसका वितरण, ये वितरण भी बहुत प्रभावित करता है ना। जिस इलाके में या जिस हेमिस्फीयर में लैंड एरिया ज्यादा होगी वहां पर ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर अधिक होगा, जलीय सतह का भी, है ना, क्योंकि जो स्थलीय भाग होगा वो सूर्य से रोशनी प्राप्त करके अपने आप को गर्म कर लेगा, और उसका इम्पैक्ट स्थलीय सतह भी पड़ेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर भी गर्म हो जाएगा, और उससे जो है जलीय सतह है उसका तापमान भी इंक्रीज करेगा। आप ये देखेंगे कि सदर्न हेमिस्फीयर में, है ना, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि स्थलीय भाग कम है, और उत्तरी गोलार्ध में क्या है कि स्थलीय भाग ज्यादा है ना। तो आप एवरेज रूप में अगर देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में जल के सतह का तापमान कम मिलेगा, जबकि उत्तरी गोलार्ध में जल के सतह का तापमान अधिक मिलेगा, है ना। रीजन यह है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग का विस्तार अधिक है, ठीक है। तो ये भी आप एक कारण के रूप में समझ सकते हैं कि स्थल एवं जल का वितरण भी जो है समुद्री जल के तापमान को प्रभावित करता है ना। तो ये चीज समझ गए थे, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा कारण है स्थल एवं जल का वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर एरिया, ये दोनों चीजें हैं। मतलब ये है, नदर्न हेमिस्फीयर की बात की जाएगा, ये उत्तरी गोलार्ध, है ना, तो यहाँ जो है लैंड एरिया जो है ज्यादा है। तो जब लैंड एरिया ज्यादा है तो जब सूर्य की रोशनी ग्रीष्म ऋतु में, है ना, समर सीजन में आएगी तो ये लैंड एरिया ज्यादा गर्म हो जाएगा, और जब ज्यादा गर्म हो जाएगा तो उससे क्या होगा, आसपास के समुद्र भी गर्म हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है, तापमान जो है यहाँ बढ़ जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में, है ना, लैंड एरिया कम है ना, तो उसी समय तापमान यहाँ पर कम रहेगा। इसका इम्पैक्ट ये होता है, अगर ग्लोबल रूप से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान अधिक होता है, दक्षिणी गोलार्ध में कम होता है, ये भी कारण है ना। अगर इस चीज को, इस प्रभाव को अगर देखना है और तो अंशतः बंद एवं बंद जलीय भागों में आप देख सकते हैं, यानी कि जो इनक्लोज्ड और क्लोज्ड या मार्जिनल जो जलीय निकाय होते हैं उनमें इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब ये है कि अगर कोई एरिया ऐसा है, कोई सागर ऐसा है जो सागरीय क्षेत्र है, मान लो, है ना, अंशतः बंद है या पूरी तरह बंद है, यानी जैसे कुछ तटीय इलाकों में खाड़ी होती है ना, या कुछ सागर होते हैं, जैसे भूमध्य सागर हो गया, लाल सागर हो गया, पारस की खाड़ी हो गई, है ना। इस तरीके से जो सागर होते हैं वो बंद हैं। इसके अलावा बहुत सारी खाड़ी है ना, बिस्के की खाड़ी है, अरेबियन सी है ना, और बंगाल खाड़ी है अपनी। ये सब जो खाड़ी है ये चारों तरफ से
भूमि क्षेत्रों से ज़्यादा घिरी हुई है, तो इस पर इस प्रक्रिया का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो प्रभाव है अंतः बंद एवं बंद सागर, ये जो एरियाज होते हैं इन पर स्थल का प्रभाव ज़्यादा रहता है ना। इन पर स्थल का प्रभाव ज़्यादा रहता है, पार्शियली क्लोज या बिल्कुल इनक्लोज जो भी सागर होते हैं, है ना। इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हो भूमध्य सागर, अरब सागर, लाल सागर, ये अपने आसपास स्थल से घिरे हुए क्षेत्र हैं और उनका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। उससे क्या होता है कि इनका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, क्या होता है, इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसमें स्थल का प्रभाव होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं और आगे, नेक्स्ट अगला जो कारण है उसको लिखो तीसरे नंबर पे। ये प्रचलित पवन वाला मामला भी देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये पता चलेगा कि समुद्री सतह पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पे कुछ ठंडी जलधाराएं चलती हैं, कोल्ड जो है वाटर करंट चलती हैं, उसको कैसे चलती है यहाँ भी पता चल जाएगा, है ना। तो ये प्रचलित पवन जो है भी समुद्री जल की सतह के तापमान को प्रभावित करती है। अच्छा, प्रचलित पवन या ट्रेड विंड या वेस्टर्लीज ये सब जानते हो, आपने सुना है? ट्रेड विंड के बारे में अगर पूछें कि वो किन अक्षांशों से किन अक्षांशों के बीच में चलती है तो आप कैसे बताओगे? व्यापारिक पवनें 30 से 0 डिग्री के बीच में, है ना, नॉर्थ और साउथ दोनों हेमिस्फीयर में चलती है ना। डायरेक्शन वगैरह आपको कंफर्म है, ठीक है, मान आशा करते हैं कंफर्म होगा। तो आप देखो जो है, ये देख लो, हम एक यहाँ डायग्राम बना दे रहे हैं। ये विषुवत रेखा है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये मान लो 90 डिग्री है। इधर भी है 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब इसमें जो व्यापारिक पवनें हैं वो ऐसे चलती हैं, ऐसे, है ना, और जो वेस्टर्लीज हैं पछुआ पवनें वो ऐसे चलती हैं। ये सब क्लियर है? अब इनका इम्पैक्ट देखो कैसे समुद्री जल के सतह के तापमान को प्रभावित करता है, किस तरीके से। देखो हम इस जो है 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ की बात कर रहे हैं। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर चल रही है कौन सी जो है हवाएं? व्यापारिक पवन, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि जब हवाएं स्थल से सागर की ओर चलती हैं तो उसको हम जो है अपतट वायु कहते हैं या ऑफशोर विंड कहते हैं, है ना। और जब हवाएं सागर से स्थल की ओर चलती हैं तो उसको ऑनशोर विंड या अनुतट वायु कहते हैं। इसका हम डायग्राम यहाँ बनाते हैं तब क्लियर होगा। मैं इसको पूरा मिटा दूँ क्या? नया वो लेके आते हैं। देखो एक ये डायग्राम, इसको आप लोग अपनी कॉपी में बना भी लीजिएगा, है ना। ये मान लो जो है सतह है इधर और इधर भी सतह है, ये लैंड एरिया है, ये भी लैंड एरिया है और बीच में जो है वाटर एरिया है, इसमें भरा है पानी। ये पानी भरा हुआ है, मान लीजिए पानी और ऊपर तक भरी देते हैं यार। ये है। अब इसमें जो है हम अगर माने कि पवन इधर से इधर की तरफ चल रही है ना, तो जहां पर स्थल से सागर की ओर हवा चल रही है इसको कहेंगे ऑफशोर विंड, या अपतट वायु, है ना।
और इधर की तरफ सागर से स्थल की ओर विंड निकल जा रही है, तो इसको कहेंगे ऑनशोर विंड, ऑनशोर, या इसको कहेंगे अनुतट, अनुतट पवन या हवा, जो भी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ समझ लो, ये ऑफशोर विंड है, ये ऑनशोर विंड है। जिस तट पर ऑफशोर विंड का प्रभाव होता है वहाँ पर क्या होता है कि जब ये हवाएं चलती हैं तो जल की सतह पे घर्षण करती हैं और घर्षण करके पानी को इधर की तरफ बहा ले जाती हैं, है ना। आप देखते होंगे जब कभी तेज़ हवा चलती है, किसी तालाब या झील के किनारे जाओ तो उसमें बहुत छोटी छोटी रिपल्स, तरंगें उत्पन्न होती हैं और ऐसा लग रहा है पानी उधर की तरफ बह रहा है जिधर पानी हवा जा रही है ना। इसमें वास्तव में बहता है, झील छोटी होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन जो समुद्री सतह होती है उसमें एक तो हवा की गति बहुत ज़्यादा होती है। जो पवनें होती हैं समुद्री सतह पर उनको कोई ऑब्स्टैकल नहीं होता, किसी प्रकार के उन्हें अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता, उसे पेड़ नहीं होते, उसे बिल्डिंगें नहीं होती हैं, कुछ भी नहीं होता है। तो हवा जब चलती है तो बहुत तेज़ चलती है, और जब तेज़ हवा चलती है समुद्री सतह पे और लंबे समय तक चल रही है ना, ये जो है व्यापारिक पवनें जो ऐसी विंड हैं जो साल भर चलती हैं, हमेशा चल रही हैं, तो उससे क्या होता है कि ये पानी को अपने साथ बहा के इस तरफ लेके आती हैं, लगातार चल रही पूरे समुद्र में। तो जब पानी को बहा के इस तरफ लेके आती हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि इस साइड में जो है वाटर का जो लेवल है कुछ इस तरीके से हो जाता है ना। किस तरीके से हो जाता है देखा आपने। अब देखो ये मैंने बहुत ज़्यादा बना दिया, इतना नहीं होता है अंतर, है ना, लेकिन ये है कि समझाने के लिए बना दिया। जब हवा लगातार पानी को इधर की तरफ बहा रही है तो पानी ऊपरी सतह से इधर की तरफ आ रहा है, इधर का वाटर लेवल हाई हो जा रहा है, इधर का वाटर लेवल डाउन हो जा रहा है ना, ऐसा हो रहा है। अब इधर क्या है, गर्म हवा ऊपरी सतह से इधर, गर्म पानी जो होता है हवा के साथ बह के इधर आ गया और इधर जो है डाउन हो गया। अब इस डाउन को जो है ये जो वाटर लेवल नीचे चला आया है उसको फिर से ऊपर जाना है, क्योंकि वो जाने का प्रयास करेगा। पानी हमेशा बराबर होना चाहता है, आप उसको दबा दोगे फिर ऊपर आ जाएगा, है ना, किसी तरीके से दबा दो तो ऊपर आ जाएगा। अगर किसी तरीके से पानी उधर ढकेल दो तो फिर वो नीचे से आके प्लेन कर लेगा। वही काम यहाँ भी होगा, ये वाटर लेवल नीचे हो जाएगा जब इस इलाके में, तो क्या होगा कि इसको प्लेन करने के लिए, इसको कंपेंसेट करने के लिए नीचे से पानी ऊपर की तरफ आएगा, है ना, नीचे से पानी ऊपर की तरफ आएगा। और इस क्रिया को कहते हैं अपवेलिंग ऑफ करंट। इसको क्या कहते हैं, अपवेलिंग ऑफ करंट। अब ये जो अपवेलिंग यहाँ पर हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ का जो वाटर है वो ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्र की सतह है उसके नीचे का जो तापमान होता है वो कम होता है। जो समुद्र की सतह के ऊपर का जो तापमान है वो अधिक हो सकता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, लेकिन नीचे का तापमान पूरे समुद्र में कम होता है और वो लगभग 4 डिग्री के आसपास होता है ना। समुद्र के जो है निचले तली के जो तापमान होता है वो 4 डिग्री के आसपास होता है, और इस वजह से जो है ये 4 डिग्री वाला जब पानी ऊपर आता है तो आसपास के क्षेत्र के तापमान से कम हो जाता है तापमान, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में समुद्री सतह का तापमान जो होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, वो 27, 28, 30 तक हो सकता है ना। उसी क्षेत्र में कहीं पर अपवेलिंग हो रही है और 4 डिग्री तापमान वाला पानी ऊपर आ रहा है तो तापमान घट जाएगा नहीं घट जाएगा, घट जाएगा ना। तो इस तरीके से होता क्या है कि जिन तटों पे अपतट वायु का प्रभाव होता है और वहाँ पर अपवेलिंग होता है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है ना। और ये उन क्षेत्रों में हो रहा है जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है ट्रॉपिकल रीजन, यानी 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच वाला इलाका। ये वो इलाका है जहाँ ट्रेड विंड चलती हैं, व्यापारिक पवनें चलती हैं। तो उस क्षेत्र में जो है आप ऐसे कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है समुद्रों के पूर्वी इलाके में, है ना, पूर्वी क्षेत्रों में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर अपतट वायु का प्रभाव होता है। होता कैसे है, अपतट वायु पानी को ढकेल के इधर की तरफ पश्चिमी तट पे पहुँचा देती है, यहाँ का वाटर लेवल डाउन हो जाता है। इसको कंपेंसेट करने के लिए नीचे का ठंडा पानी ऊपर आता है और इससे इस इलाके का टेम्परेचर डाउन हो जाता है।
समुद्र की सतह का जल का तापमान जो है कम हो जाता है और इस तरीके से जो है ये तापमान जो है कम हो जाता है। ऐसे ही कई सारी समुद्री धाराएं इस इलाके में चलती हैं, वो ठंडी धाराएं होती हैं, चलती हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, वहाँ होना चाहिए उन्हें गर्म, लेकिन वो ठंडी हो जाती हैं। जैसे पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा है ना, बेंगुला की जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, ऐसी बहुत सारी जलधाराएं हैं जिसको हम आगे पढ़ाएंगे। हमारे इसमें करंट भी है ना, ओशन मूवमेंट है, तो उसको हम पढ़ाएंगे। तो उसमें आप देखिएगा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में किस तरीके से पूर्वी महासागरों में ठंडी जलधाराएं चलती हैं, ये आपको देखने को मिलेगा और उसका रीजन यही रहेगा। हम इसको दोबारा वहाँ पढ़ाएंगे, आप यहाँ समझे रहेंगे तो वहाँ समझना आसान हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से अपवेलिंग होगा। अच्छा, इस इलाके में क्या होगा कि यहाँ वाटर लेवल काफ़ी हाई हो गया, इसको भी नीचे जाना है, तो ये नीचे जाएगा तो यहाँ पानी नीचे जाएगा। अब ये नीचे जाएगा तो इसको डाउन वेलिंग कहेंगे हम। क्या कहेंगे? यहाँ डाउन वेलिंग होगा, इधर टेम्परेचर हाई होगा और इधर टेम्परेचर डाउन होगा, है ना, एक ही अक्षांशीय क्षेत्र में। इधर जब धारा चलेगी तो गर्म जलधारा चलेगी, इधर धारा चलेगी तो ठंडी जलधारा चलेगी। यहाँ पर जो टेम्परेचर समुद्री जल सतह का तापमान कम हो रहा है, इसका कई इम्पैक्ट होगा। यहाँ पर जब समुद्री जल सतह का तापमान जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, हवाएं जो उसके टच में आएंगी वो भी ठंडी हो जाएंगी, और ठंडी हो जाएंगी तो भारी हो जाएंगी, भारी हो जाएंगी नीचे बैठेंगी, नीचे बैठेंगी तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनेगी और बारिश नहीं होगी। जहाँ जहाँ पर इस तरह कंडीशन पाई जाती है, स्थलीय सतहों पर बारिश नहीं होती और मरुस्थल पाए जाते हैं, है ना। यहाँ ठंडी जलधारा चलेगी और सतह पे बारिश नहीं होगी। रीजन क्या रहेगा? यही, क्योंकि हाई प्रेशर बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बन जाएगी, हवा ऊपर नहीं उठ पाएगी, तो यहाँ पर मरुस्थल पाए जाएंगे। जैसे नामीबिया तट पे, कैलिफोर्निया तट पे, इन सभी तटों पे जहाँ जहाँ पाई जाती है ना, पेरू तट पे भी जो है जहाँ जहाँ ठंडी जलधाराएं चलती हैं वहाँ वहाँ सतह पे मरुस्थल पाए जाते हैं। अगर आपको ये देखा जाए कि पूरे विश्व में मरुस्थल का वितरण किस तरीके से है, तो आप उसको रट के नहीं याद कर सकते हो, आपको सिस्टम समझना पड़ेगा, ये मरुस्थल उत्पन्न कैसे हुआ, है ना। उसमें कई सारे कारण हैं, जिसमें से एक कारण ठंडी जलधाराएं भी हैं, है ना, और ये ठंडी जलधारा ऐसे ही उत्पन्न होती है। तो ये अपवेलिंग और डाउन वेलिंग समझ गए, परिस्थिति पवन वाला मामला समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कारकों में हम पढ़ रहे थे, अभी टाइम कितना है? 5 मिनट। शांति से बैठे रहना 5 मिनट, ताकि 5 मिनट और चल जाए। एक चीज़ और बता दें कम से कम। चलो, ये कौन सा कारण हो सकता है? कितने नंबर हमने डाले थे? 2 ही डलाए अभी ना। चलो तीसरा डालो। तीसरा कारक जो है समझ लो, समुद्री जलधाराएं, है ना। चलो, ओशन करंट। ओशन करंट या समुद्री जलधाराएं, ये भी है, समुद्री जल की सतह को तापमान को प्रभावित करती हैं, है ना। ये भी एक कारक है, बहुत महत्वपूर्ण कारक है। इसमें क्या होता है कि मान लो ये विषुवत रेखा है, यहाँ से एक धारा ऐसे चली और इधर की तरफ गई, तो यहाँ से जो धारा निकलेगी इधर की तरफ जाएगी, उसका टेम्परेचर हाई होगा, है ना, टेम्परेचर हाई होगा। अब ये धारा जब इस इलाके में पहुँच रही है और यहाँ चल रही है, तो यहाँ के भी टेम्परेचर को बढ़ा देगी, है ना। और ये जब आगे बढ़ के इधर की तरफ जाएगी, ये इधर क्यों जाएगी हम बताएंगे बाद में, है ना। ये सीधे इधर नहीं जाएगी, इधर नहीं जाएगी, ये इधर नहीं जाएगी, ये जाएगी इधर, क्योंकि यहाँ पर व्यापारिक पौने चल रही हैं और इधर चल रही पछुआ पौने, और पछुआ पौने इसको ढकेल के इधर की तरफ ले जाएंगी, है ना। तो जब इधर की तरफ जाएगी तो यहाँ जो महाद्वीप होगा उसके टेम्परेचर को ये इंक्रीज कर देगी, जबकि ये उच्च अक्षांशों में होगा, मतलब ठंडे प्रदेशों में होगा। ये महाद्वीप होगा ठंडे प्रदेशों में, लेकिन ये गर्म जलधारा जब यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ के टेम्परेचर को जो है इंक्रीज कर देगी, इस इलाके के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी। तो इसका प्रभाव स्थलीय सतहों पे भी पड़ेगा, तो यहाँ का भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। और इसी के करस्पॉन्डेंस इधर के अगर ओशन की बात करें तो यहाँ पर ठंडी जलधाराओं का प्रभाव होता है, और यहाँ इधर से ठंडी जलधाराएं आती हैं, इसलिए इधर टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ये उदाहरण अगर हम उत्तरी अटलांटिक महासागर से समझना चाहें तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये गल्फ स्ट्रीम हो सकती है ना, ये गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम एक समुद्री जलधारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है और बहुत ही गर्म जलधारा है। और ये गर्म जलधारा इसी तरीके से उत्पन्न होती है, जब हवा इधर से इधर धकेल दी जाती है पानी,
हवा के द्वारा, तो इधर बहुत ज़्यादा गर्म पानी एकत्र हो जाता है और उसी से धारा उत्पन्न होती है और ये बहुत गर्म होती है। तो पहले तो ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के तापमान को बढ़ाती है। उत्तरी अमेरिका मतलब यूएसए के तट को, है ना, यूएसए के तट को या पूर्वी तट को, तापमान को वहाँ बढ़ा देती है और फिर जब आगे बढ़ती है इधर की तरफ जाती है तो यहाँ पर जो पश्चिमी यूरोप वाला इलाका है वहाँ के तापमान को बढ़ा देती है और साथ साथ समुद्री सतह के तापमान को भी बढ़ा देती है ना। समुद्र जो उधर का इलाका है वहाँ पर होना चाहिए टेम्परेचर डाउन, बहुत कम होना चाहिए, बर्फ़ जमी होनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा गर्म पानी जब पहुँचता है तो वहाँ पहली बात तो बर्फ़ पिघल जाती है। बर्फ़ पिघलने से फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर नौगमन आसान हो जाता है ना। ठंडी के समय में इस पूरे लैटिट्यूड में, इधर वाले पूरे लैटिट्यूड में बर्फ़ जम जाती है, समुद्रों पे भी एक बहुत मोटी लेयर हो जाती है। उससे क्या होता है कि जो मैरीटाइम रूट हैं वो बाधित हो जाते हैं, है ना, आवागमन, शिप का आवागमन जो है बाधित हो जाता है। लेकिन ये जलधारा पहुंच के यहाँ के बर्फ़ को पिघला देती है और पिघलाने से क्या होता है, यहाँ वर्ष भर व्यापारिक गतिविधियाँ चलती रहती हैं और शिप वगैरह आराम से आ जा सकती हैं। और ये जाती है बिल्कुल यहाँ नॉर्वे तक, तो नॉर्वे तट पे भी बिल्कुल बर्फ़ से क्लियर रखती है ये धारा। तो जो है जो समुद्री धाराएं होती हैं वो अगर गर्म जलधारा ठंडे प्रदेश में पहुंच रही है तो वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, और ठंडी जलधारा अगर गर्म प्रदेश में पहुंच रही है तो वहाँ के टेम्परेचर को गिरा देती है। ऐसा भी होता है। ये जलधारा है लैब्राडोर की धारा या हडसन की धारा। तो लैब्राडोर की धारा जो है ये जो है बहुत ठंडी जलधारा है। ये बर्फ़ के पिघलने से उत्पन्न होती है तो ठंडा ठंडा पानी लेके आती है ना। तो इस इलाके के तापमान को डाउन कर देती है ना। तो इस तरीके से समुद्री धाराएं भी समुद्री जल के सतह के तापमान को प्रभावित करती हैं। तो ये सब कारण है। हम कई सारे कारण और भी बताएंगे जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है, थैंक यू। वो साइन वाला बेटा कहाँ गया? सिग्नेचर सीट कहाँ है? तुम इधर नहीं दिए थे क्या साइन?